हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो हमारी एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी मेंस के अलावा यह उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीएससी या उसी को हम कहते हैं आरएएस, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और भी जो अन्य हमारे उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें मेंस एग्जाम में जो हिंदी पेपर होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। इसमें हमारे भारत में हिंदी के रूप कितने थे। तो इससे पहले के टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत में हिंदी के रूप कौन कौन से हैं। तो ठीक है, इसमें शुरू करते हैं। देखिए, भारत में हिंदी के रूप, हिंदी के रूप, ठीक है। अब हिंदी के रूप कौन कौन से फ्रेंड्स, तो हमारे भारत में हिंदी के 5 रूप थे। तो आपसे अगर एमपीपीएससी मेंस में पूछे कि हिंदी के रूप कौन कौन से हैं, तो हिंदी के 5 रूप आपको बताना है। तो ये 5 रूप कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए ज़रा। तो पहला है इसमें हिंदवी, पहला है हिंदवी या इसी को हिंदुई कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसी को हिंदवी कहते हैं या हिंदुई कहते हैं, पहला नाम। दूसरा रूप इसका है भाषा, ठीक है। इसी भाषा को एक और नाम से जानते हैं, भाखा। क्या कहते हैं, भाषा या फिर भाखा, ये दूसरा नाम है। तीसरा क्या हो जाता है, तो तीसरा इसी को कहा जाता है रेखता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रेखता। फिर इसके बाद में जो चौथा रूप होता है, तो चौथा रूप इसका ध्यान रखना है आपको, दक्कनी। चौथा रूप कौन सा है, तो चौथा रूप है दक्कनी या इसी को दक्षिणी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर जो 5वां होता है, तो 5वां रूप होता है इसका खड़ी बोली। 5वां रूप कौन सा होता है, 5वां रूप है खड़ी बोली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी हिंदी के 5 रूप होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेंस में कि हिंदी के 5 रूप बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 नाम आपको लिख देना है। ये हमारी हिंदी के 5 रूप है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना। अब इसमें इनका सबका क्या मतलब है, ये हम इनको एक एक से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदवी, हिंदवी या हिंदुई, ठीक है। तो इसमें देखिए हिंदवी या हिंदुई। अब इसका नाम हिंदवी या हिंदुई कैसे हुआ, ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो मध्य भारत था, मतलब हमारा मध्य प्रदेश और इसके आसपास का जो क्षेत्र था, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो यहाँ पर हिंदी ही बोली जाती थी, ठीक है। अब ये हिंदी शब्द किसने दिया था, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमारे भारत में जो मध्य देश में या मध्य भारत की जो भाषा थी उसको हिंदी नाम अमीर खुसरो ने दिया था। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में हिंदी को हिंदी नाम किसने दिया था, तो अमीर खुसरो ने ये नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसने, तो इसने अमीर खुसरो ने नाम दिया था हिंदी, ये हिंदी नाम दिया था इसने। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद में इसी ने फिर हमारे भारत में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हिंदी शब्दकोश, ठीक है। तो इसको याद रखना, हिंदी शब्दकोश लिखा था इसने, जिसका नाम क्या था, उसका नाम रहता है खालिक बारी, ठीक है। आपको याद रखना है अमीर खुसरो ने जो रचना लिखी थी उसकी रचना का नाम था खालिक बारी, खालिक बारी। तो खालिक बारी क्या है, तो ये खालिक बारी हिंदी शब्दकोश था। अब ये हिंदी शब्दकोश क्या है, तो आप समझ रहे हैं सब लोग, हिंदी शब्दकोश मतलब हिंदी के शब्द भंडार थे। तो हिंदी के बहुत सारे शब्द इसमें लिखे थे इसने अमीर खुसरो ने, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया था इसने, खालिक बारी। तो हिंदी का प्रचार प्रसार हो इसके लिए इसने यह रचना लिखी थी खालिक बारी। आ रहा समझ में सबको, तो इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो और आगामी जो परीक्षा है उसमें भी आपसे पूछ सकता है कि अमीर खुसरो की वह एक कौन सी रचना थी जिसमें इसने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी शब्दकोश लिखे थे, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश है ये खालिक बारी, इसमें बहुत सारे हिंदी के शब्द लिखे, बहुत सारे,
ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना आप लोग, जैसे डिक्शनरी आती है कि नहीं, डिक्शनरी ऐसे बहुत सारी, जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी आती है, अब तो हिंदी की भी आती है, तो ऐसे ही इसने एक डिक्शनरी मतलब एक शब्दकोश लिखा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था खालिक बारी। ठीक है, ऐसे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसने लिखा था। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा देखिए, दूसरा नाम। तो हमारी हिंदी का दूसरा नाम क्या था? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरा नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा या भाखा। ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। अब इसमें हम देखते हैं कि भाषा या भाखा ये नाम कैसे हुआ, ये नाम किसने दिया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदी को भाषा कहा था। तो किन किन विद्वानों ने हिंदी को भाषा या भाखा नाम दिया था, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जिन जिन रचनाकारों ने हिंदी को भाषा नाम दिया था या भाखा नाम दिया था, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें यहाँ पर विद्यापति, ठीक है, विद्यापति। तो विद्यापति ने भी हिंदी के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया था? भाषा शब्द का या भाखा शब्द का, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हिंदी के लिए भाषा या भाखा शब्द का उपयोग किसने किया था? तो ये किया था इसने, विद्यापति ने। इसके बाद और कौन कौन ने? तो इसी समय फिर अपन देखते हैं तुलसीदास जी ने भी, ठीक है। इसके बाद फिर कबीरदास ने भी, कबीरदास जी ने भी। इसके बाद फिर केशवदास, केशवदास। ये इन लोगों ने हिंदी के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया था? तो हिंदी के लिए भाषा या भाखा शब्द का उपयोग किया था, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत में 19वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये भाषा शब्द का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन पूछें कि हमारे भारत में कौन सी सदी तक या कौन सी सदी के प्रारंभ तक हिंदी को भाषा या भाखा कहा जाता था, तो इसमें ध्यान रखना, हमारे भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ तक, ठीक है। कब तक? तो जो 19वीं सदी है इसके प्रारंभ तक हिंदी को भाषा या भाखा ही कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट करते चलिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, अब फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता में। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई थी उसकी। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो विद्वान पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनको वहाँ पर भाषा मुंशी कहा जाता था, ठीक है ना। हमारे हिंदुस्तान में अपन देखते हैं कि हमारे भारत में जो अंग्रेज लोग थे, तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में। अब उसके बाद में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए थे। तो ऐसा नहीं था कि सारे ही अंग्रेज खराब थे, कुछ ऐसे भी अंग्रेज थे जो हमारे भारत का कल्याण चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग की स्थापना की थी। अब हिंदी विभाग की स्थापना की तो वहाँ पर जो प्रोफेसर लोग होते थे, जो अध्यापक लोग होते थे, जो पढ़ाते थे, उनको वहाँ पर भाषा मुंशी कहा जाता था, ठीक है ना। जो हिंदी पढ़ाने वाले प्रोफेसर हुआ करते थे, अध्यापक हुआ करते थे, तो वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में उनको क्या कहते थे? उनको भाषा मुंशी कहते थे, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब भाषा मुंशी से क्या तात्पर्य है? भाषा मुंशी से तात्पर्य मतलब उस जमाने में हिंदी पढ़ाने वालों को भाषा मुंशी कहते थे, मतलब हिंदी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग करते थे। आज हम देखते हैं जैसे वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर कॉलेज में कोई प्रोफेसर है तो उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी का प्रोफेसर या अध्यापक कहते हैं, और उस जमाने में ये भाषा मुंशी कहते थे, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हिंदी का दूसरा रूप हुआ। इसके बाद फिर तीसरा, अब तीसरा कौन सा है? तो ये देखिए इसमें, तो हिंदी का तीसरा रूप होता है रेखता, ठीक है। क्या नाम है इसका? रेखता। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हिंदी का नाम रेखता नाम कैसे हुआ? तो हमारे भारत में जो मुसलमानों का शासन शुरू हुआ, मतलब मध्यकाल की बात है, तो हमारे भारत में जब मुस्लिमों का शासन शुरू हुआ था, तो उस समय वे लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? तो वे लोग उस समय अरबी फारसी का उपयोग करते थे। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? तो ये लोग अरबी फारसी भाषा का उपयोग करते थे।
और इसी अरबी फारसी में रचना ये लोग लिखते थे, अरबी फारसी में कविताएं लिखते थे। तो ऐसा एक कोई उदाहरण है क्या हमारे पास जो अरबी फारसी में कविताएं लिखी गई थी और उसको रेख्ता कहा जाता था? तो इसमें ध्यान रखना आप लोग, अरबी फारसी भाषा का उपयोग करते थे ये लोग और इसी अरबी फारसी में कविताएं भी लिखते थे। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण है हमारे पास जो आपको ध्यान रखना है। तो उदाहरण है इसमें मीर गालिब की रचना। ठीक है, तो जो मीर गालिब हैं उनकी कविता अरबी फारसी में लिखी गई है जिसको हम रेख्ता कहते हैं। ठीक है, तो मीर गालिब की कविता ये अरबी फारसी में लिखी है जिसको हम रेख्ता कहते हैं। तो यह भी हिंदी का ही एक रूप है, ये तीसरा रूप हुआ। इसके बाद फिर चौथा रूप कौन सा है? तो इसमें देखिए जो चौथा रूप होता है हिंदी का, तो चौथा रूप है इसका दक्कनी। चौथा रूप कौन सा है? तो चौथा रूप है दक्कनी या इसी को कहा जाता है दक्षिणी। क्या कहते हैं? दक्कनी या दक्षिणी, ये इसे कहा जाता है। अब जो हमारी हिंदी है तो हिंदी का नाम दक्कनी कैसे हुआ? तो पहले भी पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे भारत में हिंदी को दक्षिण में बोला जाता था या दक्षिण में जब इसकी शुरुआत हुई तो उसे हम कहने लगे दक्कनी, क्योंकि हमारे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्कन क्षेत्र कहलाता है। और जब वहाँ पर हिंदी को बोला गया तो उसे क्या कहा जाने लगा? तो उसे कहा जाने लगा दक्कनी या उसी को दक्षिणी कहते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत में मतलब दक्कन क्षेत्र में जब हिंदी को बोला जाने लगा तो उसे हम कहते हैं दक्कनी या दक्षिणी कहते हैं। अब दक्षिण भारत में ही मतलब दक्कन क्षेत्र में ही गद्य रचना की शुरुआत होती है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्य रचना की शुरुआत हमारे भारत में सर्वप्रथम कहाँ होती है, तो ये दक्कन क्षेत्र में ही होती है। फिर इसके बाद में इसी दक्कन क्षेत्र से हमारे उत्तर भारत में ये दक्कनी का प्रवेश हुआ था या दक्कनी आई थी। तो दक्षिण भारत मतलब दक्कन से उत्तर भारत में इस दक्कनी को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसमें आपको नाम ध्यान रखना है शायर वली। क्या नाम है? शायर वली। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दक्कनी है तो दक्कनी को दक्षिण से उत्तर भारत ले जाने में किसका योगदान था? तो इसमें था शायर वली का। इसको ध्यान रखना, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम है शायर वली। तो ये शायर वली ने दक्षिण क्षेत्र से मतलब हमारे दक्कन क्षेत्र से उत्तर भारत में इस दक्कनी को ले गए थे या इस दक्कनी का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया था। किसने किया था? ये शायर वली ने। इसीलिए इस शायर वली को शायर वली दक्कनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद 17वीं शताब्दी में ये दिल्ली पहुंचा, मतलब मध्यकाल में मुस्लिमों के शासनकाल में ये दिल्ली पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद हिंदी को बढ़ावा दिया इसने, हिंदी को लोकप्रिय बनाया। किसने? ये शायर वली ने। जब इसने दक्कनी का प्रचार प्रसार किया तो इसीलिए इसे कहा जाता है शायर वली दक्कनी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए हमारे दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत दक्कनी को कौन ले गया था? तो ये शायर वली ले गया था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ था? शायर वली दक्कनी हो गया था। इसके बाद में फिर इसने मुस्लिम काल में या मुसलमानों के शासन काल में उत्तर भारत में मतलब दिल्ली में हिंदी को लोकप्रिय किसने बनाया था? इसे शायर वली ने बनाया था। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए जो पांचवा रूप है हमारी हिंदी का, तो पांचवा रूप कौन सा फ्रेंड्स? तो उसमें देखिए जरा, तो हमारी हिंदी का जो पांचवा रूप है वो है खड़ी बोली। ठीक है, पांचवा रूप कौन सा है? हिंदी का पांचवा रूप है खड़ी बोली। क्या नाम है? खड़ी बोली, आपको याद रखना है। और जो खड़ी बोली होती है तो इसकी भी 3 शैलियाँ थी। इसकी 3 शैलियाँ कौन कौन से हो जाती है? तो 3 शैलियों में देखिए पहला, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो 3 शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी है वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसकी खड़ी बोली की शैलियाँ, तो इसकी 3 शैलियाँ थी जिसमें पहली शैली कौन सी है वो देखिए, फिर दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो पहली शैली है इसका नाम है हिंदी। हिंदी या इसी को शुद्ध हिंदी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हिंदी या शुद्ध हिंदी कहा जाता है। इसके बाद फिर
दूसरी कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो दूसरी है उसका नाम है उर्दू। उसका नाम क्या है, दूसरे का नाम है उर्दू। ये इसकी दूसरी शैली है खड़ी बोली की। और तीसरी शैली कौन सी है, तो तीसरी शैली हो जाती है हिंदुस्तानी। क्या हो जाती है, हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें ये तीन इसकी शैलियाँ होती हैं। ठीक है, अब इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी या शुद्ध हिंदी को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 शैलियाँ हैं। अब 3 शैलियों में पहली शैली कौन सी है, हिंदी, या इसी को हम शुद्ध हिंदी कहते हैं। अब इसको शुद्ध हिंदी क्यों नाम दिया गया है, तो इसको शुद्ध हिंदी इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस ज़माने में, इस टाइम में, समय में जो रचनाकार होते थे तो रचनाएं किस भाषा में करते थे, तो हिंदी में तो लिखते थे परंतु तत्सम शब्दों का उपयोग करते थे। और लिपि कौन से लिखते थे, तो लिपि ये लोग नागरी लिपि लिखते थे, मतलब हमारी देवनागरी लिपि का उपयोग करते थे लिखने में। तो लिपि और भाषा दोनों में अंतर समझते हैं आप, तो उसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसको शुद्ध हिंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रचनाकारों ने अपने लेखन कार्य में हिंदी भाषा का उपयोग किया था, लेकिन इसमें तत्सम शब्दों का उपयोग किया था और लिपि थी देवनागरी इनकी। तो ऐसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिन्होंने हिंदी भाषा का उपयोग किया था परंतु लिपि नागरी थी। ठीक है, और उस हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों का उपयोग किया था। तो इसका उदाहरण देखिए, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास जयशंकर प्रसाद का। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं, तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी कुछ रचनाओं में इन्होंने तत्सम शब्दों का उपयोग किया था। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर तत्सम शब्दों में लिखी गई है, मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी है इन रचनाओं में इन्होंने तत्सम शब्दों का उपयोग किया है। और लिपि कौन सी, देवनागरी या नागरी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप, इसलिए इसका नाम होता है हिंदी या शुद्ध हिंदी। दूसरा होता है उर्दू। खड़ी बोली की दूसरी लिपि कौन सी है, तो खड़ी लिपि की दूसरी लिपि है, खड़ी बोली की दूसरी शैली का नाम है उर्दू। तो जो उर्दू है, ये उर्दू हमारे भारत में किन लोगों ने शुरू किया था, तो हमारे भारत में जब मुस्लिमों का शासन शुरू हुआ तो मुस्लिमों के द्वारा इसे हमारे भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में जिस भाषा का इन्होंने उपयोग किया था उसका नाम था अरबी फारसी। तो ये लोग जब रचनाएं लिखते थे हमारे भारत में तो अरबी फारसी भाषा में रचना लिखते थे। और इनकी लिपि कौन सी थी, तो इनकी लिपि थी फारसी। ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। जो अरबी है तो अरबी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है, फारसी है। फारसी भाषा भी है और लिपि भी है। ठीक है, तो ये लोग अपनी रचनाएं लिखने में अरबी फारसी का उपयोग करते थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये रचनाओं को लिखने में किसका उपयोग करते थे, अरबी फारसी का। और जिस लिपि का उपयोग करते थे उस लिपि का नाम है फारसी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाषा कौन सी थी, अरबी फारसी, और इनकी लिपि कौन सी थी, तो इनकी लिपि थी फारसी। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसका उदाहरण है जैसे मंटो की रचनाएं। ठीक है, क्या नाम है, मंटो, ये उदाहरण है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो जो मंटो था इसका उदाहरण है हमारे पास मंटो की रचनाएं। ठीक है, मंटो की रचनाएं। तो मंटो की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, अरबी फारसी में, और उसकी लिपि कौन सी है, नागरी लिपि है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये हुई दूसरी शैली इसकी। अब इसके बाद में जो तीसरी शैली है उसका नाम है हिंदुस्तानी। तीसरी लिपि का नाम क्या है, तो तीसरी लिपि का नाम है हिंदुस्तानी। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो तीसरी लिपि है हिंदुस्तानी, तो इसको हिंदुस्तानी किसे किसे मिलाकर कहा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के शब्दों का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहते हैं। तो ऐसा कोई हमारे पास उदाहरण है जिन्होंने, या हमारे पास ऐसे कोई रचनाकार का उदाहरण है जिसने अपनी रचनाओं को हिंदी और उर्दू में लिखा है, हिंदी और उर्दू भाषा के शब्दों को उपयोग किया था। तो ऐसा उदाहरण है हमारे पास मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो क्या हुआ इसमें हिंदुस्तानी में, तो हिंदुस्तानी में हम देखते हैं कि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के शब्दों का इसमें उपयोग किया गया था। ठीक है, तो उदाहरण है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। अब जो मुंशी प्रेमचंद हैं, तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में
हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के शब्दों का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3 शैलियाँ हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हिंदी के 5 रूप समाप्त हो जाते हैं और जो खड़ी बोली है इसकी 3 शैलियाँ यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पिछली भी कई एग्जाम में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब है राष्ट्रभाषा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रभाषा शब्द में अर्थ छुपा हुआ है। राष्ट्र धन भाषा मतलब राष्ट्र की भाषा। तो किसी भी देश के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ फिर से समझिए। तो किसी भी देश में, हमारे भारत से मतलब नहीं है, किसी भी देश में, तो किसी भी देश में हम देखते हैं कि वहाँ पर सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा जिसमें वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या वह भाषा जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमारे भारत में हम देखते हैं, तो हमारे भारत में राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, जैसे चीन की अपन बात करें तो चीन में ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं या किस भाषा में अपने विचारों का विनिमय करते हैं, मतलब विचारों का आदान प्रदान करते हैं? तो वे लोग मंडारिन बोलते हैं, मंडारिन में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे भारत में हम हिंदी में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। चीनी की राष्ट्रभाषा क्या होगी? तो चीन की राष्ट्रभाषा मंडारिन होगी। ठीक है ना, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा जैसे शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और न ही हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। ये आप इसे याद रखना। ठीक है, तो फिर ये राष्ट्रभाषा शब्द कहाँ से आया? ये शब्द किसने दिया? तो ये जो शब्द है ये व्यवहार परक शब्द है और जन मान्यता प्राप्त शब्द है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। तो जो राष्ट्रभाषा शब्द है ये कैसे उपयोग में आया? तो यह जन मान्यता प्राप्त शब्द है, जन मान्यता प्राप्त शब्द है। और दूसरी बात, यह व्यवहार परक होता है। ठीक है, यह व्यवहार परक है, ध्यान रखना। तो ऐसे ये शब्द आया है। तो हम ज़्यादातर जैसे हमारे भारत में हिंदी बोलते हैं, व्यवहार में ज़्यादा हम हिंदी शब्द का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हमारे भारत में ज़्यादातर जनता के द्वारा या ज़्यादातर लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो हमारे राष्ट्र में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, हमारे भारत में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं बार बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारी हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त अभी नहीं है राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन राजभाषा के रूप में इसे दर्जा प्राप्त है हिंदी को, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जन मान्यता प्राप्त शब्द है, व्यवहार में लाया गया था शब्द। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी राष्ट्रभाषा होती है वो चाहे भारत की हो चाहे दूसरे देश की हो, इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रभाषा की विशेषता बताइए। तो चाहे भारत हो चाहे कोई दूसरा देश हो, तो हर देश में, हर राष्ट्र में उसकी जो राष्ट्रभाषा होगी उसकी विशेषता होती है। तो देखिए इसमें क्या विशेषता है। तो विशेषताएं इसकी जो राष्ट्रभाषा होती है इसकी विशेषताएं क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली विशेषता फ्रेंड्स कि जिस देश की जो राष्ट्रभाषा होती है वह विस्तृत होती है। मतलब इसका क्षेत्र कैसा होगा? तो सबसे पहली बात, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्षेत्र कैसा होगा? विस्तृत होगा। जैसे हमारे भारत में, तो हमारे भारत में हिंदी का क्षेत्र विस्तृत है, मतलब इसका क्षेत्र बड़ा है। तो हमारे भारत में ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी हमारे भारत की क्या राष्ट्रभाषा? तो इसका क्षेत्र कैसा है? विस्तृत है।
दूसरी विशेषता आपको ध्यान रखना है कि इससे भावनात्मक लगाव होता है। इसमें क्या होता है राष्ट्रभाषा में, तो इससे भावनात्मक लगाव होता है लोगों का, भावनात्मक लगाव। क्यों है ये? तो जैसे हम देखते हैं कि आज हमारे भारत में हमको हिंदी से लगाव है कि नहीं है? है, सबको है। अगर 2 मिनट के लिए, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सपोज अगर हमारी भारत सरकार ये कह दे कि अब हमारे भारत में हिंदी नहीं बोली जाएगी और न ही हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो क्या हम इसको स्वीकार करेंगे? हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको हमारी भाषा से, हमको हमारी हिंदी से लगाव है। तो ये इसकी विशेषता होती है, इससे भावनात्मक लगाव होता है लोगों का। अब हमको हमारी हिंदी से लगाव है, ऐसे चीन में हम जाते हैं, चीन में वहाँ पर चीन के लोगों को मंडारिन से लगाव है, ठीक है ना। अगर चीन की सरकार ये कहे कि चीन में अब मंडारिन नहीं कोई दूसरी भाषा बोली जाएगी या हिंदी बोली जाएगी, तो क्या वहाँ पर लोग उसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे भारत में भी हिंदी से हमको लगाव है, तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाती है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसकी जो तीसरी विशेषता हो जाती है वो आपको ध्यान रखना है कि इससे देश में एकता बनी रहती है, या एकता में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, एकता में, ठीक है। आज हम देखते हैं जैसे हमारी हिंदी ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। कैसे? अगर हिंदी नहीं होती तो क्या हम लोग सब आपस में एक दूसरे से ठीक से बातचीत कर पाते? नहीं कर पाते। पूरे भारत को जोड़ने में, पूरे भारत में एकता बनाए रखने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसी भी देश में, उस देश की जो भी राष्ट्रभाषा होगी वह एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? जैसे हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, तो सभी राज्य में आप जाइए, कहीं पर भी जाइए, तो उसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, अच्छे से आती है। जैसे हमारे उत्तर भारत में देखते, उत्तर भारत में सबको अच्छे से हिंदी आती है, लेकिन दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं तो दक्षिण भारत में लोगों को हिंदी कम आती है। पर ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, वो बातचीत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे जब हम पूर्वी भारत में जाते हैं तो पूर्वी भारत में भी अपन देखते हैं, ईस्ट इंडिया में देखते हैं कि वहाँ पर भी भले लोगों को शुद्ध हिंदी नहीं आती है, लेकिन टूटी फूटी हिंदी तो भी आती है, बातचीत तो वो कर ही लेते हैं। तो पूरे देश में एकता बनाए रखने में हमारी हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये राष्ट्रभाषा की विशेषता होती है। इसके बाद और क्या विशेषता होती है? इसके बाद देखिए, इसमें अगली जो विशेषता होती है वो ये है कि जो राष्ट्रभाषा होती है ये संपर्क की भाषा होती है, ठीक है। ये कैसे भाषा होती है? ये संपर्क की भाषा होती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो संपर्क की भाषा कैसे? तो जैसे हम भारत में एक दूसरे से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, तो हम उससे आसानी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो ये संपर्क की भाषा भी होती है। इसके बाद फिर इसकी जो लास्ट विशेषता है वो ये होती है कि यह सरल होती है। यह कैसे होती है? सरल होती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भारत में अपन देखते हैं, तो हमारे भारत में हिंदी बोलना हमारे लिए सरल है। अगर हमसे कहा जाए कि अब आप फ्रेंच बोलो, तो क्या हम फ्रेंच बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्या हम मंडारिन बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्या हम रसियन बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए भाषा कौन सी है? सरल है, क्योंकि ये हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। ऐसे ही अगर हम चीन की बात करें तो चीन के लोगों के लिए सरल भाषा कौन सी है? उनके लिए सरल है मंडारिन, ठीक है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा की विशेषता होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, तो आपको ये 5 पॉइंट उसमें लिख देना है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ये इसकी विशेषताएं होती है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछ रहा है कि राष्ट्रभाषा की विशेषता बताइए, तो आपको राष्ट्रभाषा की विशेषता बताना है कि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, लोगों का या जनता का भावनात्मक लगाव होता है इससे। इसके बाद में देश में एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर लोगों के संपर्क की भाषा होती है। फिर यह भाषा सरल होती है। बस ये आपको राष्ट्रभाषा की विशेषताएं याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि हमारे भारत में जो हिंदी राष्ट्रभाषा है इसको बढ़ावा देने में किन किन लोगों का योगदान रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें शुरू करते हैं। हमारे भारत में जिन जिन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में हम भूमिका निभाई है या अहम भूमिका अदा की है,
उनके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस पर शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान या भूमिका, है ना। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है वो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में जिनका योगदान रहा है, तो वो पहला है इसमें अंग्रेजों का योगदान। ठीक है, पहला किसका है? तो पहला इसमें हम देखते हैं अंग्रेजों का योगदान। फिर इसके बाद में दूसरा किसका है? तो दूसरा हमारे भारत में कुछ ऐसे धार्मिक या सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। फिर इसके बाद में हमारे भारत में कुछ ऐसे भी कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपनी भूमिका अदा की थी। कांग्रेस के नेताओं का योगदान, ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। तो पहले हम इसमें शुरू करेंगे अंग्रेजों को, फिर उसके बाद शुरू करेंगे धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में भूमिका निभाई है। फिर इसके बाद में कुछ कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, तो इसमें शुरू करते देखिए यहाँ पर अब अंग्रेजों का योगदान। ठीक है, अब अंग्रेजों के योगदान में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में भूमिका अदा की थी। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्या है वो सुनिए। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जितने भी उत्तर भारत के हिंदी के रचनाकार थे या और जो अन्य भक्ति आंदोलन के संत थे, फिर दक्षिण भारत में भी कुछ भक्ति आंदोलन के समय कुछ संतों ने प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों ही क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे संत थे, कुछ ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं किसमें की है? हिंदी में। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वो भारतीयों को समझ में नहीं आती और जो भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं वो हमें समझ में नहीं आती, तो फिर दोनों के बीच कम्युनिकेशन की एक भाषा हो, एक संपर्क भाषा हो जिसे आसानी से समझ सके। तो इसके लिए फिर क्या हुआ? तो इसके लिए हम देखते हैं कि कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें हिंदी विभाग की स्थापना की जाती है। और जब हिंदी विभाग की स्थापना की गई तो वहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी सिखाई गई। ठीक है, उनको हिंदी सिखाई गई और फिर उसके बाद में ये अंग्रेज अधिकारी हमारे भारतीयों से फिर आसानी से बात कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि हमारे भारत में सारे अंग्रेज लोग खराब थे, कुछ ऐसे भी अंग्रेज थे जो हमारे भारत का कल्याण करना चाहते थे, लोगों का भला भी चाहते थे। ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए, तो हमारे भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में किन किन अंग्रेजों का योगदान है वो अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान, तो इसमें पहला हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजों का योगदान। ठीक है, पहला इसमें हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजों का योगदान। अब इन अंग्रेजों में कौन कौन अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने हमारी हिंदी को बढ़ावा दिया था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ लोगों के नाम जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें देखिए पहला नाम, आप जो अंग्रेज अधिकारी हैं इसमें बहुत ही फेमस है और इसके बारे में बार बार अपने से पूछा भी जाता है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, पहला नाम इसमें आ जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। फिर इसके बाद में दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी था वो सर टॉमस रॉबक। ठीक है, टॉमस रॉबक। इसके बाद फिर तीसरा नाम इसमें आ जाता है विलियम केरी। विलियम केरी। इसके बाद फिर जो चौथा नाम आता है ये आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन। ये ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में भूमिका अदा की थी। तो इन लोगों ने देखा कि हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो क्यों ना हम भी हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे अंग्रेजों ने हिंदी सीखी थी।
ताकि ये लोग हमारे भारतीयों से आसानी से बातचीत कर सकें। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, तो चार्ल्स मेटकाफ ने 1806 में एक पत्र लिखा था। ठीक है, इसने क्या किया, तो 1806 में एक पत्र लिखा था इसने, और इसने पत्र लिखा किसको था, तो इसका गुरु था जॉन गिलक्राइस्ट। कौन, जॉन गिलक्राइस्ट। तो जॉन गिलक्राइस्ट कौन था, तो जॉन गिलक्राइस्ट ये चार्ल्स मेटकाफ का गुरु था। तो किस मामले में गुरु था, तो जो जॉन गिलक्राइस्ट था इसने चार्ल्स मेटकाफ को हिंदी सिखाई थी। समझ में आ रहा है, जॉन गिलक्राइस्ट ने चार्ल्स मेटकाफ को हिंदी सिखाई थी। सोचो उस जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है ना। तो उस समय चार्ल्स मेटकाफ ने 1806 में एक पत्र लिखा। किसको लिखा, जॉन गिलक्राइस्ट को। और उस पत्र में चार्ल्स मेटकाफ ने बताया कि मैं जहाँ पर कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे कोई ना कोई ऐसी भाषा बोलने वाले मिल जाते हैं जिसकी आपने मुझे शिक्षा दी है। आ रहा समझ में। तो जॉन गिलक्राइस्ट ने चार्ल्स मेटकाफ को हिंदी भाषा की शिक्षा दी थी। तो ऐसा इसने बताया चार्ल्स मेटकाफ ने अपने पत्र में। और इसने कहा था कि मैं अगर कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र से नर्मदा तक जाता हूँ, या इधर कलकत्ता से लाहौर तक जाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इधर जावा से सिंधु क्षेत्र तक जाता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हिंदी बोलने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा, या हिंदुस्तानी बोलने वाला कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। ये ऐसा बोला था किसने, चार्ल्स मेटकाफ ने। ये इसका ऐसा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इन लोगों ने भी इनके समय में हिंदी को बढ़ावा दिया था, तब जाकर हमारी हिंदी भारत में राष्ट्रभाषा बन पाई है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट। ठीक है ना। इसके बाद फिर जो टॉमस रोबेक, तो जो टॉमस रोबेक है इसने क्या बोला था, तो टॉमस रोबेक ने ये बोला था, 1807 की बात है, 1807। ठीक है, तो टॉमस रोबेक ने ये बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति यदि ब्रिटेन जाता है, मतलब इंग्लैंड जाता है, तो वहाँ पर इंग्लैंड जाने से पहले उसको अंग्रेजी आना चाहिए, मतलब अंग्रेजी उसको सीखना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसे सबसे पहले हिंदुस्तानी सीखना चाहिए। ये कहा था किसने, ये कहा था विलियम कैरी ने, सॉरी टॉमस रोबेक ने कहा था। ये टॉमस रोबेक का स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर से सुनिए टॉमस रोबेक ने क्या कहा था फ्रेंड्स। तो टॉमस रोबेक ने कहा है 1807 में इसने लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड जाता है तो इंग्लैंड जाने से पहले उसको अंग्रेजी सीखना चाहिए। ऐसे अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसे हिंदी सीखना चाहिए, हिंदुस्तानी सीखना चाहिए, क्योंकि पहले हिंदी को ये लोग हिंदुस्तानी भी कहते थे। ठीक है, ये ऐसा इन लोगों का स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद में तीसरा व्यक्ति आता है विलियम कैरी। तो विलियम कैरी ने 1816 में, ठीक है, इसने लिखा था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई भाषा ज़्यादा बोली जाती है तो वह है हिंदी। आ रहा समझ में। इसने क्या कहा, तो इसने ये कहा विलियम कैरी ने कि अगर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर कोई ज़्यादा भाषा प्रचलित है, किसी ज़्यादा भाषा का प्रचलन है, तो वह कौन सी भाषा है, हिंदी। हिंदी का प्रचलन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ज़्यादा है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था किसने, विलियम कैरी ने। इसके बाद फिर आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। ये इसने ऐसा कहा था। किसने कहा था, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, इसने कहा है कि भारत में हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। ये इन्होंने कहा था किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये इनके ऐसे स्टेटमेंट फ्रेंड्स, इन्होंने ही हमारे भारत में हिंदी को बढ़ावा दिया था, तब जाकर हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाई थी। अब कुछ ऐसे भी अंग्रेज अधिकारी थे जो हमारी हिंदी को उस ज़माने में ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे। तो इन लोगों का योगदान रहा है, इसलिए हम इनको हमारे हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। अगर ये लोग भी अगर सही कार्य नहीं करते, अगर ये लोग हमारी हिंदी को बढ़ावा नहीं देते, तो आज हम हमारी हिंदी में इन लोगों को पढ़ते क्या। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अंग्रेजों का योगदान रहा है हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में। चलिए
मैंने आपको इससे पहले बताया है कि हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में कौन कौन ने योगदान दिया है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अंग्रेजों ने योगदान दिया था, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शुरू कर रहे हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपना योगदान दिया है। फिर इसके बाद में धर्म या समाज सुधारकों के अलावा कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, तो वो हम यहाँ पर इसमें शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसमें शुरू करते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से वे लोग थे, कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान दिया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ब्रह्म समाज, पहले देखिए इसमें ब्रह्म समाज। और जो ब्रह्म समाज है तो इसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, और कब हुई थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। इसके संस्थापक का नाम आपको ध्यान रखना है, इनके संस्थापक तो कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ये इसके संस्थापक रहे थे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और कहाँ की थी इसकी स्थापना, तो स्थान का नाम भी आपको याद रखना होगा, कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ की थी इन्होंने, कलकत्ता में। इनका उद्देश्य भी क्या था, तो इनका उद्देश्य था कि हमारे भारत में हिंदी को बढ़ावा देना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है, ये इनका उद्देश्य था। क्योंकि ये जानते थे कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इन्होंने कहा था कि हमारे भारत में ज़्यादा हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। ये इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर दूसरी संस्था है प्रार्थना समाज, दूसरी संस्था का नाम है प्रार्थना समाज। अब जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा, क्योंककि कई बार हमसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा आप लोग, 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो इसके स्थान का नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो स्थान है इसका बम्बई। किसने की थी या इसके संस्थापक का नाम क्या था, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसके संस्थापक का नाम आपको ध्यान रखना है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। क्या नाम था, आत्माराम पांडुरंग, ये इनका नाम था। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की थी। तो इनका भी उद्देश्य क्या था, इनका भी उद्देश्य था कि हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है, ठीक है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, ये इनका उद्देश्य था। ये आपको जरूर याद रखना है। तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज के बारे में लिखिए। अब प्रार्थना समाज के बारे में आपको लिखना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, स्थापना, स्थान और उसके संस्थापक का नाम, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। और उसका उद्देश्य लिख दीजिए लास्ट में, किसका उद्देश्य था, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लोग समाज सुधारक भी हैं, समाज सुधारक के साथ साथ में हमारी हिंदी को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगली संस्था का नाम आपको ध्यान रखना है। अगली संस्था देखिए इसमें आर्य समाज, अगली संस्था का नाम है आर्य समाज। अब जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आर्य समाज, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कहाँ की गई थी ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है। तो स्थान कहाँ पर है इसका, बम्बई। तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक का नाम क्या था, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसके संस्थापक का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब इन्होंने जब इस संस्था की स्थापना की तो इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था कि हमारे भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक तो थे, साथ साथ में हिंदी को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। इन्होंने भी कहा था कि हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली संस्था का नाम आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगली संस्था का नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसका नाम है थियोसॉफिकल
थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या नाम है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में। इसका सन आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर कहाँ पर की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अड्यार में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? अड्यार में। और ये अड्यार कहाँ आता है? ये मद्रास में आता था। ठीक है, अभी भी आता है। इसके बाद फिर इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक दो लोग थे फ्रेंड्स। कौन कौन थे इसके दो लोग संस्थापक? तो जिसमें पहला नाम आपको ध्यान रखना है कर्नल अलकॉट। क्या नाम है? कर्नल अलकॉट। और इसके बाद फिर दूसरे जो संस्थापक है वो है मैडम ब्लावात्स्की। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मैडम ब्लावात्स्की। ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अब इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो हमारे भारत में समाज सुधारक का काम तो करना ही था, इनको लोगों को जागरूक करने का काम तो करना ही था, लेकिन साथ साथ में हमारे भारत में हिंदी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इस संस्था का यह भी उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है। ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब ये संस्था के संचालिका कौन थी? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से बार बार पूछा जाता है। तो इस संस्था की जो संचालिका थी उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, ये इसकी संचालिका होती है। इनका नाम ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसके संचालिका का नाम क्या था? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। इन्होंने इसका संचालन का कार्य किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और एनी बेसेंट ने कहा था कि हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है तो वह है हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए भारत में हिंदी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ये एनी बेसेंट ने कहा था। ये एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है, उनका कथन है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद फिर अगली संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, अगली संस्था का नाम है नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, ये इस संस्था का नाम है। अब जो नागरी प्रचारिणी सभा है तो इसकी स्थापना कब की जाती है और कहाँ की गई थी और किसने किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? तो इसका स्थान का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो स्थान है इसका काशी। क्या है? काशी या वाराणसी भी इसको कहा जाता है, तो आप इसको याद रखना। तो काशी या वाराणसी में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी सभा? नागरी प्रचारिणी सभा। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक 3 लोग थे, जो आपको इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, और किस लिए की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब इसमें आप देखिए, इसके संस्थापक 3 लोग थे। तो 3 लोग कौन कौन थे? तो पहले थे इसमें श्याम सुंदर दास। ठीक है, कौन थे? श्याम सुंदर दास, ये पहले संस्थापक थे। दूसरे संस्थापक का नाम क्या था? तो दूसरे संस्थापक का नाम था राम नारायण मिश्र। ठीक है, राम नारायण मिश्र। इसके बाद फिर तीसरे संस्थापक का नाम क्या था? तो तीसरे संस्थापक का नाम था शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह। ठीक है, ये इसके तीसरे संस्थापक थे। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो नागरी प्रचारिणी सभा है उसके स्थापना, संस्थापक और स्थान का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अगर 3 नंबर में वह क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, नागरी प्रचारिणी सभा को इस प्रकार से आपको लिख देना है। पूरे 3 नंबर देगा, नहीं काटेगा। ठीक है, तो इनका भी उद्देश्य क्या था? तो इनका भी उद्देश्य था कि हमारे भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है। ये इनका उद्देश्य था इन तीनों लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर
अगली संस्था आती है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, अगला है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, अगली संस्था का नाम क्या है? तो अगली संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी और कहाँ की थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर में की गई थी। तो इसका स्थान क्या था, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो इसका स्थान था बेलूर। क्या था? बेलूर। और ये बेलूर कहाँ पर आता है? तो ये आता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और किसने की थी? तो सभी लोग जानते हैं। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। ये आपको इनका नाम याद रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इन्होंने रामकृष्ण ही नाम क्यों रखा, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इसलिए इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही संस्था का नाम रखा रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद कब की थी, तो इनका ईयर याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में कहाँ की थी, तो स्थान याद रखना है। और किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने इनकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इन्होंने कहा था कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जितनी भी किताबें लिखते थे सब हिंदी भाषा में लिखते थे। इसके बाद में उस समय जितने भी सम्मेलन होते थे तो ये हिंदी भाषा में ही अपने प्रवचन सुनाते थे या अपना भाषण देते थे। ठीक है, इसके बाद फिर और भी पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें इन सभी का प्रकाशन इन्होंने हिंदी में ही करवाया था। तो इस प्रकार से इन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया था। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगले सम्मेलन का नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये 1910 में हुआ था। ठीक है, ये जो सम्मेलन था कहाँ पर हुआ था ये? तो ये अधिवेशन 1910 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको याद रखना है कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। इसके बाद फिर कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, या स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्थान है वो है प्रयाग। तो प्रयाग मतलब इलाहाबाद। ठीक है, तो प्रयाग का नाम वर्तमान में प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज से पहले इसका नाम इलाहाबाद था और इलाहाबाद से पहले इसका नाम प्रयाग था। ठीक है, तो पहले नाम प्रयाग था, मुस्लिमों के शासनकाल में इसका नाम प्रयाग से बदलकर क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया। फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इलाहाबाद से नाम बदलकर इसका प्रयागराज कर दिया है। ठीक है ना, तो प्रयाग में इसका सम्मेलन हुआ और इस समय इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। मदन मोहन मालवीय, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1910 में प्रयाग में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। और इन्होंने ही कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस हिंदी को बढ़ावा देने में। इसके बाद फिर भारत को आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी के पश्चात भी हमारी भारत सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास जारी रखा। ठीक है, और हमारी भारत सरकार के द्वारा भी कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई है और उन संस्थाओं के द्वारा वर्तमान में हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो उनके नाम देखिए इसमें। तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था। ठीक है, क्या नाम है उसका? अखिल भारतीय हिंदी संस्था। ये हमारी भारत सरकार की ओर से इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की जाती है? आज़ादी के पश्चात इसकी स्थापना की गई है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखना। कब इसकी स्थापना की जाती है? तो 1964 में।
1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। ठीक है, कब स्थापना की जाती है इसकी, 1964 में। कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में। किसने की थी, तो हमारी भारत सरकार के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई है। और यह संस्था क्या कार्य करती है, तो यह संस्था वर्तमान में हमारे भारत के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये आज़ादी के बाद स्थापित की गई संस्था थी। फिर इसके बाद में एक और संस्था का नाम आपको ध्यान रखना है, नागरी लिपि परिषद। और जो नागरी लिपि परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई, वो देखिए अब आप, नागरी लिपि परिषद। ठीक है, तो नागरी लिपि परिषद, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की जाती है। और कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो हमारी भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि हमारी हिंदी भाषा को, हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो इस देवनागरी लिपि को बढ़ावा देना है। मतलब हिंदी भाषा को और उसकी लिपि देवनागरी को बढ़ावा देना है, ये इस परिषद का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे भारत में कुछ संस्थाएं थी या कुछ धार्मिक समाज सुधारक थे जिन्होंने हमारे भारत में हिंदी को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कांग्रेस का भी योगदान रहा है हिंदी को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो देखिए इसको शुरू करते हैं। कांग्रेस का योगदान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में। अब देखिए इसमें कांग्रेस का योगदान, कांग्रेस का योगदान। अब कांग्रेस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना हमारे भारत में कब हो गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। और किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी कांग्रेस की। ठीक है, अब जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद हमारे भारत में कुछ लोग कांग्रेस के सदस्य हुए। ठीक है, और इसका जगह जगह अधिवेशन होगा तो उसके हमारे भारतीय अध्यक्ष भी बनते हैं। तो हमारे भारतीय सदस्य भी बने और अध्यक्ष भी बने। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे भारतीयों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चालू की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत में कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता लोग थे जिन्होंने हिंदी भाषा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। ठीक है, और उन्होंने उस समय कहा भी था कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और इसी को राजभाषा भी बनाया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ लोगों का, कुछ कांग्रेस नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जिसमें देखिए कांग्रेस के नेताओं में, तो कांग्रेस के नेताओं में पहले नेता का नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इनका एक स्टेटमेंट आता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। इन्होंने कहा था कि भारत में सर्वत्र कोई भाषा बोली जाती है तो वह है हिंदी। ठीक है, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो इन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा नाम आता है गांधी जी का। तो गांधी जी हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभा रहे थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, साथ साथ हमारे भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए इसमें गांधी जी का योगदान। आगे देखिए इसमें महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्या क्या उस समय बोला था हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो महात्मा गांधी ने उस समय, हम देखते हैं, महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश गूंगा होता है। ये गांधी जी ने कहा था। क्या बोला था गांधी जी ने, तो गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश गूंगा है। जैसे हमारा भारत है तो हमारे भारत में भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर कौन सी भाषा हो, तो इन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था। फिर इसके बाद में गांधी जी भरूच अधिवेशन में जाते हैं। ठीक है, तो उस समय अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो गुजरात गए थे और गुजरात में भरूच अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और उस समय इन्होंने भाषण देते हुए राष्ट्रभाषा के कुछ लक्षण बताए थे। किसने, गांधी जी ने। तो राष्ट्रभाषा के इन्होंने कौन से लक्षण बताए थे वो देखिए इसमें। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण बताए थे।
इन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा के लक्षण कौन कौन से होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 5 लक्षण होना चाहिए राष्ट्रभाषा का। तो देखिए कौन कौन से बताया इन्होंने। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए थे, जिसमें पहला देखिए इन्होंने कहा था कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा कब बन सकती है, जब वह सरल हो। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा कब बनेगी, तो इन्होंने कहा कि वह भाषा सरल हो, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि उस भाषा को वहाँ के लोग अधिक से अधिक बोलते हो। दूसरा क्या बोला इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि वहाँ के लोग अधिक से अधिक उसको बोलते हो, अधिक से अधिक बोलते हो। ठीक है, ये इन्होंने कहा। इसके बाद इन्होंने तीसरा क्या कहा, तीसरा लक्षण क्या बताया इन्होंने, तो इन्होंने तीसरा लक्षण ये बताया राष्ट्रभाषा का कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा तब हो सकती है जब वह भाषा अधिकारियों के लिए भी सरल हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अधिकारियों के लिए भी सरल हो, अधिकारियों के लिए सरल हो, ठीक है, ये इन्होंने कहा। ये तीसरा लक्षण हुआ। फिर चौथे लक्षण में गांधी जी ने क्या बताया, तो चौथे लक्षण में गांधी जी ने कहा कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा तब हो सकती है जब उस भाषा का प्रयोग धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार में होता हो। ये आपको इसमें ध्यान रखना हो। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा कब हो सकती है कि जब उस भाषा का आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, इसके बाद में फिर धार्मिक और राजनीतिक व्यवहार होता हो। ठीक है, और राजनीतिक व्यवहार होता हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी भाषा है कि जिसका आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक व्यवहार होता हो हमारे भारत में। तो गांधी जी ने कहा था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका हमारे भारत में आर्थिक व्यवहार भी होता है, मतलब व्यक्ति व्यापार करता है तो ज़्यादा कौन सी भाषा बोलता है, तो बोले हिंदी बोलता है। फिर सामाजिक व्यवहार, मतलब हमारे भारतीय समाज में ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बोले हिंदी बोली जाती है। फिर इसके बाद में धार्मिक व्यवहार, मतलब जहाँ पर भी धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक सम्मेलन होते हैं या फिर और भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। फिर इसके बाद में हमारे भारत में राजनेता वर्ग या राजनीतिक कार्य होते हैं, तो ज़्यादातर कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, हिंदी का किया जाता है। तो इन्होंने कहा था कि ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवहार होता हो। तो इन्होंने कहा थी ऐसी भाषा है हिंदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इन्होंने लास्ट क्या कहा, तो इन्होंने लास्ट ये कहा कि जब व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलता है तो उसको बोलने में उस भाषा में ज़्यादा विचार न करना पड़े। ठीक है, मतलब किसी भी भाषा को वह अल्प समय में उसको बोल सके। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा तब हो सकती है कि जब वह व्यक्ति उस भाषा को अल्प समय में या कम समय में या क्षणिक समय में उसे बोल लेता हो, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। ये इन्होंने गांधी जी ने बताया था, ये 5 लक्षण किसके, राष्ट्रभाषा के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी ने ये 5 लक्षण बताए हैं। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रभाषा के बताए गए लक्षणों का वर्णन कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 लक्षण आपको लिखना है सीधे। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी के दिया गया योगदान अतुलनीय है, महत्वपूर्ण है हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि 1927 में 1927 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए योगदान दिया है। तो उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। तो क्या कहा था उन्होंने, तो 1927 में 1927 में सी राजगोपालाचारी, ठीक है, इन्होंने कहा था कि हमारे भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है और हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा के साथ साथ यह राजभाषा भी होनी चाहिए। ये इन्होंने कहा था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। तो इनका भी योगदान इसमें रहा है।
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में। इसके बाद फिर 1928 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, तो नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और राष्ट्रभाषा हिंदी होने के साथ साथ यह राजभाषा भी होगी। ये ऐसा नेहरू रिपोर्ट में भी प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे व्यक्तियों ने इसमें कार्य किया है, तब जाकर आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका योगदान रहा है। फिर हमारे भारत में आज़ादी का समय शुरू हुआ, मतलब आज़ादी प्राप्त हुई हमें, तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ और हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रभाषा है, तो अभी भी हमारी राष्ट्रभाषा, मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, ठीक है। लेकिन राजभाषा का प्रावधान हमारे संविधान में जरूर किया गया हिंदी का, ठीक है। तो इससे जरूर याद रखना आप लोग। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, तो याद रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सफ़र यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम राजभाषा का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजभाषा का अर्थ क्या है, संविधान में कहाँ कहाँ पर प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी संस्थाओं का उसमें योगदान रहा है, ये हम इसमें नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। कल्याणी IAS अकेडमी के देखते रहिए सभी वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।